हेलो नमस्कार मित्रों, आप सभी का श्वेता मिश्रा यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। मित्रों, आज हम फोर्थ लेसन प्लान लेकर आए हैं और अब आपको मैं इसमें फिर से एक बार रिपीट करा दूं कि इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग दिनांक डालते हैं, डेट डालते हैं और फिर इसमें दूसरा कॉलम बनता है विषय। विषय में विज्ञान जिस सब्जेक्ट का होता है वो विषय डालते हैं। फिर इसके बाद सब सब्जेक्ट होता है जो विज्ञान के पार्ट होते हैं, उसमें से ये पदार्थ विज्ञान है, उसका है लेसन प्लान, इसलिए यहाँ पर पढ़ा है पदार्थ विज्ञान। इसके बाद प्रकरण, टॉपिक, जो भी टॉपिक हमें पढ़ाना है वो हम यहाँ पर डालते हैं। फिर इसके बाद कक्षा, जिस क्लास में आपकी टीचिंग लगी हो उस क्लास को हम पढ़ाते हैं। फिर इसके बाद कालांश, पीरियड, कौन से पीरियड में आप पढ़ा रहे हैं वो डालते हैं यहाँ पर। अवधि, टाइम ड्यूरेशन, पीरियड का कितना टाइम है उतना टाइम डालते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं छात्राध्यापिका का नाम, यहाँ पर आपको अपना खुद का नाम डालना है। इसके बाद विद्यालय का नाम, जिस विद्यालय में आप टीचिंग कर रहे हैं उस विद्यालय का नाम डालना है। फिर दोस्तों हम आते हैं यहाँ पर सामान्य उद्देश्य में। सामान्य उद्देश्य में मैंने आपको फर्स्ट वाले लेसन प्लान में ही बताया था कि सामान्य उद्देश्य सबके सेम रहते हैं। सामान्य उद्देश्य में 3 कॉलम बनते हैं। पहले में सामान्य उद्देश्य पड़ता है और दूसरे में क्रमांक, तीसरे में उद्देश्य लिखे जाते हैं। पहला उद्देश्य है छात्राओं में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना है। दूसरे में छात्राओं में वैज्ञानिक दृष्टिकोण उत्पन्न करना। तीसरा है छात्राओं में तर्क शक्ति, कल्पना शक्ति, कार्य शक्ति तथा विचार शक्ति का विकास करना। चौथा है छात्राओं को विज्ञान के तथ्यों का ज्ञान कराना तथा उनका व्यवहारिक उपयोग सिखाना। पांचवा है छात्राओं में सृजनात्मकता की भावनाओं का विकास करना। छात्राओं को इस तरीके से हमें पढ़ाना है कि वो विज्ञान विषय या जो भी विषय आप पढ़ा रहे हो वो उनके लिए इंटरेस्टेड हो और वैज्ञानिकता, साइंटिफिक तरीके से वो लोग पढ़ें और उसमें तर्क वितर्क कर सकें, सोच सकें, कल्पना शक्ति अपनी तीव्र कर सकें। यदि वो सब्जेक्ट इंटरेस्टेड होगा तो उनकी कार्य करने की क्षमता भी आगे बढ़ेगी। दोस्तों, विज्ञान की छोटी छोटी बेसिक चीजें पढ़ाना चाहिए, पहले स्टार्टिंग करना चाहिए हमें, फिर इसके बाद बड़ी बड़ी चीजों की ओर। छात्राओं में सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी एक पार्ट पढ़ाना चाहिए हमें। सबसे पहले छात्राओं में क्रिएशन की भावना लानी चाहिए कि हम अगर ऐसे पढ़ेंगे तो ऐसा हो सकता है, उनमें मतलब सोचने की क्षमता को हमें लाना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं विशिष्ट उद्देश्य। विशिष्ट उद्देश्य में हम लिखते हैं छात्राओं को कार्य किसे कहते हैं इसका ज्ञान कराया जाएगा। इसके बाद दूसरा, बच्चे कार्य पर आधारित प्रश्नों को आसानी से हल कर सकेंगे। ये हमारा विशिष्ट उद्देश्य है। दोस्तों अब हम आते हैं शिक्षण सहायक सामग्री, जो हम लोग टीचिंग के टाइम पर जो हम लेकर जाते हैं अपने से, तो वो सब शिक्षण सहायक सामग्री कहलाती हैं, जो हम पढ़ाते टाइम यूज करते हैं। चौक, डस्टर, लपेट सैंपल, संकेतक, चार्ट, मॉडल आदि। दोस्तों पूर्व ज्ञान, छात्राएं कार्य के बारे में जानकारी रखती हैं। दोस्तों बच्चों को पूरी तरह से तो किसी भी क्लास में आने से पहले, किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले उनको पूरा ज्ञान तो रहता नहीं है, और जब हम पढ़ाते हैं तो उन्हें थोड़ा बहुत सारी चीजों का, पिछली कक्षाओं में उन्हें थोड़ा बहुत ज्ञान उस चीजों का करा दिया जाता है। तो दोस्तों अब हम आते हैं नेक्स्ट, शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रानुक्रिया, शिक्षण विधि, ऐसे करके कुछ कॉलम बने हुए हैं जहां पर हम प्रस्तावना प्रश्न को लिखेंगे। प्रस्तावना प्रश्न 4 से 5 क्वेश्चन में निकल आता है प्रस्तावना प्रश्न। उसी प्रस्तावना प्रश्न को हम प्रकरण मानकर लिख देते हैं और फिर हम टीचिंग शुरू कर देते हैं। अब हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों आपको कौन सा खेल पसंद है? तो बच्चों की तरफ से आंसर आएगा क्रिकेट और खो खो। जो भी बच्चों को खेल पसंद होगा बच्चे आपको रिप्लाई करेंगे। क्रिकेट के खेल में क्या किया जाता है? तो बच्चे बताएंगे बैट से बॉल को मारा जाता है। इसके बाद फिर आप क्वेश्चन करेंगे, बच्चों बैट से बॉल को मारने के लिए मनुष्य का क्या चीज लगता है? तो बच्चों की तरफ से आंसर आया बल। अब इसके बाद फिर हम बच्चों से पूछेंगे, बच्चों बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है? तो बच्चों के लिए समस्या क्रिएट हो गई। बच्चे ये जानते हैं कार्य किसे कहते हैं, मतलब उन्हें ये पता है कि अगर हम कुछ भी करते हैं वो एक प्रकार का कार्य होता है, लेकिन फाइनली वो मतलब डेफिनेशन नहीं बता सकते, वो केवल महसूस कर सकते हैं।
तो यहाँ पर समस्या क्रिएट हो गई और हमारा प्रस्तावना प्रश्न समाप्त हो गया और प्रकृति निकल आया कार्य। उद्देश्य, बच्चों आज हम कार्य के विषय में अध्ययन करेंगे। इसके बाद हम आते हैं प्रस्तुतिकरण में। किसी वस्तु पर बल लगाकर वस्तु को बल की दिशा में विस्थापित करने की क्रिया क्या कहलाती है? कार्य कहलाती है। कार्य एक प्रकार की अदिश राशि है। बच्चों, अदिश राशि और सदिश राशि दो राशियां होती हैं। जो दिशा की ओर कार्य करे उसे सदिश राशि बोलते हैं, जो दिशा के विपरीत कार्य करे उसे अदिश राशि बोलते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। कार्य वर्क, बल होता है फोर्स और विस्थापन होता है डिस्प्लेसमेंट या शिफ्टिंग। ये आपको दिखाया गया है यहाँ पर, ये दिखाया गया आपको यहाँ पर। ये कोई टुकड़ा है, सॉरी, ये कोई टुकड़ा है यहाँ पर, ये कोई टुकड़ा है और इस पर हम बल लगाते हैं तो ये धीरे 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 विस्थापन करते हुए ये आ जाता है इस साइड। तो कार्य W बराबर F इंटू S, मतलब शिफ्टिंग। वेयर W इज अ वर्क, F इज अ फोर्स एंड S इज अ शिफ्टिंग और डिस्प्लेसमेंट। ओके, जहाँ W है कार्य, F है बल और S है विस्थापन। ये विधि होगी, व्याख्यात्मक विधि होगी और यहाँ पर छात्राएं ध्यानपूर्वक सुन रही होती हैं। इसके बाद इसमें कुछ नियम होते हैं, वो बता दें। यदि विस्थापन बल की दिशा में ना होकर किसी कोण पर हो तो, यदि विस्थापन बल की दिशा में ना होकर किसी कोण में हो तो ये देखिए, आपको दिखा दें हम, ये एक कोण बना है और जब हम बल लगाते हैं, ये फोर्स, जब हम फोर्स लगाते हैं तो ये बल की दिशा में देखिए विस्थापन नहीं हो रहा है। ये हम बल लगाते हैं तो ये विस्थापन इस दिशा में ना होकर के इस दिशा में हो रहा है। तो इसमें लिखा है यदि विस्थापन बल की दिशा में ना होकर किसी कोण है, ये कोण की दिशा में विस्थापन हो रहा है, बल की दिशा में नहीं हो रहा है। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला होता है W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। नेक्स्ट, यदि बल और विस्थापन दोनों एक ही दिशा में हो तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा, थीटा का मान 0 अंश है, वहां पर थीटा इज इक्वल टू 0 का मान होता है 1, तो W इज इक्वल टू एफ इंटू एस आ गया। यदि इसके बाद यदि बल और विस्थापन दोनों विपरीत दिशा में हो, थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री हो तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा, एफ एस कॉस थीटा का मान कॉस 180 का मान होता है -1, W इज इक्वल टू माइनस एफ एस। ओके, नेक्स्ट है, यदि बल और विस्थापन लंबवत हो, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो तो W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा और थीटा की वैल्यू 90 और 90 की वैल्यू 0, तो यहाँ पर W का वैल्यू 0 हो जाएगा, अर्थात कार्य का मान कितना होगा? 0 होगा। यदि विस्थापन ना हो, शिफ्टिंग ना हो तो W इज इक्वल टू एफ एस, तो W बराबर F इंटू एस का मान, शिफ्टिंग का मान 0, वैल्यू 0, अर्थात कार्य नहीं होगा। बच्चों, कार्य का मात्रक क्या होता है? न्यूटन मीटर प्रति जूल होता है। ओके, अब हम आते हैं विश्लेषण। छात्राध्यापिका क्रिया, छात्रानुक्रिया, शिक्षण विधि, विकासात्मक प्रश्न। यदि विस्थापन ना हो तो कार्य कितना होगा? 0। विस्थापन ना हो, मैंने आपको बताया है W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, तो F का W और F इंटू S का मान कितना होगा? विस्थापन नहीं होगा तो 0 होगा, तो W बराबर 0 हो जाएगा, अर्थात कार्य नहीं होगा, 0 होगा। कार्य का मात्रक कितना होता है? न्यूटन मीटर प्रति जूल होता है। यह विधि कौन सी है? शिक्षण विधि है। बच्चों, अब आते हैं हम लोग श्यामपट्ट कार्य। इसमें श्यामपट्ट कार्य वह कार्य होता है जो हम श्यामपट्ट पर लिखते हैं, वो सारी चीजें श्यामपट्ट कार्य होती हैं। बच्चों, क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा
में विस्थापन 2 मीटर होता है तो कार्य कितना होगा। तो इसमें किसी प्रकार का कोई एंगल नहीं दिए है, इसलिए हम W इज इक्वल टू एफ इंटू एस का फॉर्मूला लगाएंगे और F इज इक्वल टू दिए है 5 न्यूटन और शिफ्टिंग दिए है 2 मीटर। W इज इक्वल टू एफ इंटू एस, एफ मतलब फोर्स कितना दिए हैं 5 न्यूटन बल लगाना है और शिफ्टिंग 2 मीटर होती है। तो F 5 इंटू 2 W इज इक्वल टू 10 जूल। आंसर आ गया आपका 10 जूल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी वस्तु पर 5 न्यूटन का बल लगाने पर वस्तु में बल की दिशा में विस्थापन 60 डिग्री के कोण पर 5 मीटर होता है। कार्य की गणना कीजिए। W इज इक्वल टू एफ एस कॉस थीटा। कॉस थीटा की वैल्यू कितनी होती है 60 डिग्री होती है और F की वैल्यू है 5 न्यूटन और F की वैल्यू है 50 न्यूटन और शिफ्टिंग है 5 मीटर और कॉस 60 विस्थापन कितना हो रहा है 60 डिग्री पर। 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो इसमें 1/2 रख दिया। 50 इंटू 5 इंटू 1/2, तो 2 से काट दिया 50 को तो 25 आया। W बराबर कितना हो गया 125 जूल हो गया आंसर। इसके बाद दोस्तों हम आते हैं पुनरावृत्ति प्रश्न। पुनरावृत्ति प्रश्न में बच्चों से पूछा जाता है लास्ट में, बच्चों कार्य का मात्रक बताइए, कार्य का सूत्र बताइए, कार्य से आप क्या समझते हैं। ये हुए पुनरावृत्ति प्रश्न। कक्षा निरीक्षण छात्राध्यापिका ने छात्राओं को श्याम पट कार्य लिखने को कहा और घूम घूम कर उसका निरीक्षण किया। बच्चों ये छात्राध्यापिका ने छात्राओं को श्याम पट कार्य लिखने को कहा। वैसे तो बच्चे लिखते रहते हैं, लेकिन बच्चों को जब हम समझाते हैं तो बच्चों को लिखने के लिए बिल्कुल भी मना कर दें, क्योंकि क्या होता है बच्चे दूसरा माइंड एक साइड लिखते हैं और एक साइड समझते हैं, तो ऐसे में मतलब ये अच्छे से समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए बच्चों को लिखने के लिए श्यामपट कार्य लिखने के लिए उनको लिए अलग से टाइम देना चाहिए और घूम घूम कर देखना चाहिए। नहीं तो कुछ बच्चे होते हैं वो लिखते ही नहीं हैं। गृह कार्य का सूत्र बताइए, कार्य से आप क्या समझते हैं, कार्य का मात्रक बताइए। जो गृह कार्य होता है ये हम व्हाइट बोर्ड या लपेट श्यामपट या ब्लैक चार्ट होता है तो उसमें लिख कर ले जाते हैं, जिसे हम लास्ट में पूरे टीच करने के बाद, निरीक्षण करने के पहले, पुनरावृत्ति प्रश्न के बाद हम इसको टांग देते हैं और फिर हम इसके लिए पूछते हैं। दोस्तों अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया हो तो आप जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना तो भूलें ही नहीं। थैंक यू।